हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के टॉप 20 एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये सारे एमसीक्यूज आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और मात्र 5 दिन का टाइम बाकी है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है और ये वीडियो भी आपकी बस रिवीजन वीडियो होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, टिहरी पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो दोस्तों 1848 में किया गया था टिहरी पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, इस दरबार का निर्माण परमार वंश के 55वें राजा सुदर्शन शाह ने करवाया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि टिहरी पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार वंश के जो 55वें शासक थे सुदर्शन शाह, इनके द्वारा करवाया गया था। कब? 1848 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल के परमार राजाओं में कौन मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था? ठीक है, तो दोस्तों सहजपाल मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और सहजपाल के समकालीन कौन थे? चंद राजाओं में भीष्मचंद, बालोक कल्याणचंद और रुद्रचंद। ठीक है, ये तीनों सहजपाल के समकालीन थे। सहजपाल किसके समकालीन था? अकबर के। ठीक है, और सहजपाल के समकालीन थे भीष्मचंद, बालोक कल्याणचंद और रुद्रचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस परमार राजा का वर्णन तुजुक ए जहांगीरनामा पुस्तक में मिलता है? ठीक है, तो दोस्तों जहांगीरनामा पुस्तक में वर्णन मिलता है श्याम शाह का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि जहांगीर ने श्याम शाह को कुछ घोड़े तथा हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से कि श्याम शाह को घोड़े और हाथी उपहार स्वरूप किसने भेंट किए थे? तो वो भेंट किए थे किसने? जहांगीर ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो दोस्तों पंडित मेधाकर शर्मा के द्वारा की गई थी रामायण प्रदीप काव्य की रचना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और पंडित मेधाकर शर्मा थे जो वो परमार राजा प्रदीप शाह के क्या थे? सभा कवि थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, मेधाकर शर्मा परमार राजा प्रदीप शाह के सभा कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चंद राजा ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? ठीक है, तो दोस्तों रुद्रचंद ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, रुद्रचंद ने उधम सिंह नगर में स्थित रुद्रनगर की स्थापना भी की थी। ठीक है, और इस नगर का प्राचीन नाम क्या था? नौलिखिया मॉल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रुद्रनगर यानी जो रुद्रचंद ने उधम सिंह नगर में रुद्रपुर की स्थापना की, तो इसका जो प्राचीन नाम था नौलिखिया मॉल भी कहा जाता है रुद्रपुर को। ठीक है, और स्थापना किसने करी थी? रुद्रचंद ने। ठीक है, और किसके समकालीन था ये? किसके अधीन था? तो ये था अकबर के अधीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश पर्यटक मोरक्रॉफ्ट टिहरी कब आया था? ठीक है, तो दोस्तों 6 फरवरी 1820 को ब्रिटिश पर्यटक मोरक्रॉफ्ट टिहरी आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, मोरक्रॉफ्ट ने सुदर्शन शाह को टिहरी में राजभवन बनाने हेतु तो आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया और उसे कार्यशील एवं बुद्धिमान राजा भी कहा था। ठीक है, तो किसने कहा था? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि सुदर्शन शाह को कार्यशील और बुद्धिमान राजा किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? मोरक्रॉफ्ट ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये टिहरी कब आया था? तो 6 फरवरी 1820 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गनियादौली में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों कुमाऊं परिषद का जो छठा अधिवेशन और अंतिम अधिवेशन था ये गनियादौली में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, छठवां अधिवेशन कब हुआ था? 1926 में। कहाँ हुआ था? गनियादौली में हुआ था, अल्मोड़ा में। ठीक है,
और बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। छठा अधिवेशन कहाँ हुआ? गनियादौली में। कब हुआ? 1926 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ? मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों पांथ्या दादा ने उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखते हैं पांथ्या दादा छेदो, इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी गांव में। ठीक है, और कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व बद्री दत्त पांडे ने किया। ठीक है, और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का अंत उत्तरायणी मेला के अवसर पर 13-14 जनवरी 1921 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको साथ ही साथ याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो आप सबको पता है कि श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? 25 मई 1916 को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। कहाँ हुआ था? तो टिहरी के जौलग्राम में। ठीक है, श्रीदेव सुमन 84 दिन के आमरण अनशन के बाद 25 जुलाई 1944 को शहीद हो गए थे। ठीक है, तो शहीद कब हुए थे? 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, और उनकी स्मृति में 25 जुलाई को सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 25 जुलाई 1946 से की गई। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालेश्वर निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो तालेश्वर है वो काली और काला पानी गाढ़ नदियों के संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए काली और गौरी नदी दी हुई ऑप्शन में। ठीक है, तो काली और गौरी नदी के संगम पर कौन सा स्थान है? जौलजीबी। ठीक है, और काली और पूर्वी धौली गंगा, ठीक है, इनके संगम पर है खेला। ठीक है, और काली और सरयू के संगम पे कौन सा है? पंचेश्वर। तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तालेश्वर पूछा जाए तो काली और काला पानी गाढ़। ठीक है, काली और गौरी के जौलजीबी हो गया, और काली और पूर्वी धौली गंगा के संगम पर खेला हो गया, और काली और सरयू का संगम कहाँ पे होता है? पंचेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंसेश्वर मठ किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो हंसेश्वर मठ है ये स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, हंसेश्वर मठ भारत और नेपाल की सीमा में काली नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन बन सकता है हंसेश्वर मठ पिथौरागढ़ में कहाँ स्थित है? तो ये काली और भारत और नेपाल की सीमा पर काली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकुट पर्वत किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो मुकुट पर्वत है ये चमोली जनपद में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और मुकुट पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7242 मीटर। तो ऊंचाई आपको याद रखनी है, पूछी जाती है। ठीक है, कि मुकुट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7242 मीटर, और कहाँ है? तो ये चमोली जनपद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देवकुंड किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है देवकुंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और यह क्या है? एक ठंडा कुंड है। देवकुंड है जो वो ठंडा कुंड है। ठीक है, और गंगनैनी कुंड भी कहाँ है? उत्तरकाशी में, ये गर्म कुंड है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर देवकुंड पूछा जाए तो ठंडा कुंड, और गंगनैनी कुंड कैसा कुंड है? ये गर्म कुंड है। ठीक है, और ये दोनों कुंड उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य कुंड किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे गर्म कुंड है ये भी। ठीक है, जो सूर्य कुंड है ये भी गर्म कुंड है, और पूछा जा रहा है ये किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, यह कुंड गौरी गंगा नदी में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा कुंड? सूर्य कुंड है जो वो गौरी गंगा नदी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पहली जैव विविधता गैलरी बायोडाइवर्सिटी गैलरी कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, तो दोस्तों ये हल्द्वानी नैनीताल में स्थापित की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, इस जैव विविधता गैलरी की स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 के अवसर पर की गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि जैव विविधता गैलरी की स्थापना नैनीताल में कब की गई थी? तो 5 जून 2020 को की गई थी, पर्यावरण दिवस के अवसर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध किया था? ठीक है,
तो दोस्तों 1814 में अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। यह युद्ध 1815 में समाप्त हुआ था। ठीक है, और वर्ष 1815 में अंग्रेजों और गोरखों के मध्य हुई संगोली की संधि। संगोली की संधि कब हुई? 1815 में। ठीक है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संधि के तहत कुमाऊं और गढ़वाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, और संदोली की संधि को वर्ष 1816 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, संधि कब हुई थी? संगोली की 1815 में। ठीक है, लेकिन इसको स्वीकार किया गया था नेपाल के द्वारा, गोरखों के द्वारा 1816 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। संधि 15 में हुई थी, स्वीकार 16 में किया गया था। ठीक है, और किसके मध्य हुई थी संगोली की संधि? तो अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, खंगला का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता है कि 1814 में हुआ था खंगला का युद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो जनरल जेलेप्सी ने किया था। ठीक है, और तथा गोरखा सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे कौन? वीर बलभद्र सिंह। तो ये आपको याद रखना। अब क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि खलंगा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो खलंगा का युद्ध सबसे पहली बात ये होती है कब कब हुआ था? 1814 में। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जनरल जेलेप्सी। और गोरखा सेना का कौन कर रहा था? वीर बलभद्र सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खलंगा का युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों जो खलंगा का युद्ध हुआ था ये देहरादून में एक जगह है खलंगा। ठीक है, तो ये हुआ था देहरादून में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, यह युद्ध देहरादून के नाला पानी में हुआ था। ठीक है, और खलंगा गोरख्याली भाषा में सैन्य शिविर को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस स्थल को खलंगा कहा जाने लगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोरख्याली भाषा में खलंगा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सैन्य शिविर होते थे जो गोरखों के, उनको क्या कहा जाता था? खलंगा कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस गवर्नर जनरल ने नेपाल के राजा को युद्ध संबंधी एक कड़ा पत्र भेजा था? ठीक है, तो दोस्तों लॉर्ड मिंटो ने नेपाल के राजा को युद्ध संबंधी एक कड़ा पत्र भेजा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए यह पत्र लॉर्ड मिंटो ने 4 जून 1813 को, ठीक है, नेपाल के राजा को भेजा था। और इसके बाद 1 नवंबर 1814 को लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल गोरखा युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल गोरखा युद्ध की घोषणा कब करी थी? तो 1 नवंबर 1814 को। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो ने नेपाल के राजा को पत्र कब भेजा था? तो 4 जून 1813 को। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, गोरखाओं का मुख्य हथियार क्या था? ठीक है, तो दोस्तों जो खुकरी होती थी ये गोरखाओं का क्या था? मुख्य हथियार था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और गोरखाओं का खुकरी बनाने का मुख्य केंद्र था डोटी। ठीक है, डोटी का गढ़ी। डोटी नगर में नेवार जाति के लोग लोहार द्वारा खुकरियों बनाने और गोरखाओं को उपलब्ध कराते थे। ठीक है, तो गोरखाओं का जो खुकरी बनाने का मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? डोटी। क्वेश्चन बन सकता है कि गोरखाओं का खुकरी बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो डोटी का गढ़ी इनका मुख्य केंद्र था। और डोटी नगर में जो नेवार जाति के लोग होते थे ये क्या करते थे? गोरखाओं को खोखरी बनाते थे। ठीक है, गोरखाओं के लिए खोखरी बनाते थे और उनको उपलब्ध करवाते थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।